2 साल से हर गरीब के घर में मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे बड़ी बात, हम सब चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का मंदिर, जहां उनका जन्म बना था, वही समग्र पूर्वांचल और बुंदेलखंड सभी मतदाताओं को अपील करने आया हूं कि 24 की लड़ाई में पूर्वांचल और बुंदेलखंड की हर सीट पर कमल खिलाइए और मोदी जी को फिर से एक बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। नमस्कार मित्रों, अमित शाह उत्तर प्रदेश में आए या कहीं और जाएं, तब सियासत की बात ना हो, चुनाव की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कौशाम्बी वो आए थे, कई कार्यक्रम थे वैसे तो, लेकिन 2 प्रमुख कार्यक्रम थे, जिसमें से एक कार्यक्रम में अमित शाह ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 का एजेंडा क्या है, और इसके साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा। अमित शाह ने बहुत ही छोटा भाषण दिया और उन्होंने छोटे से भाषण में खुद को ज़्यादातर राहुल गांधी की आलोचना पर केंद्रित रखा। सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या है, क्या बचा हुआ है और कैसी लड़ाई है कांग्रेस की यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो अमित शाह ने जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को क्यों टारगेट किया है, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा और ढेर सारे राजनीतिक विद्वानों के मन में भी ये सवाल उठ रहा है। और यहीं से शुरुआत है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की। 2024 के चुनाव से पहले अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और इस मौके पर जश्न हुआ है और ढेर सारी बातें की गई हैं। कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है, आंदोलन है। और ये हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में बहुत ही मजबूत संगठन है, बहुत ही मजबूत पार्टी है और न केवल कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा जाल है, बल्कि बूथ लेवल पर उनके संगठन बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। लेकिन चुनाव में ये सारी चीज़ें धरी रह जाती हैं जब जनता का मिजाज बदलता है। तो जनता का मिजाज टटोलने भी अमित शाह आए थे और इस लिहाज से उनके इस भाषण को अगर आप देखेंगे, जो मैं आपको रखने जा रहा हूं आपके सामने, उनके भाषण के मुख्य बिंदु को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसमें आप कुछ चीज़ें खुद गौर करें, आप मेरी बात पर यकीन न करें, आप सीधे सीधे गौर करें कि जैसे वो लोगों से जिस बात पर रिएक्ट करने के लिए कह रहे हैं तो किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। क्या जब वो कह रहे हैं लोगों से कि आप मोदी जी को जिताएंगे, तो क्या लोग उस तरह से नारे लगा रहे हैं, उस तरह से बातें कर रहे हैं। तो ये जो मैंडेट वो उत्तर प्रदेश से चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं दुविधा है। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कठिन चुनाव है और वो कई वजहों से है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। दिल्ली की सरकार से भी लोग हिसाब मांग रहे हैं, दिल्ली की सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार से भी लोग हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि एक टर्म उनको दिया, फिर दूसरे टर्म में वो 1 साल पूरा कर चुके हैं और जब तक चुनाव होंगे 2024 के, तब तक योगी जी भी 2 साल पूरा कर चुके होंगे। तो जाहिर है ढेर सारी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी के सामने है और उन दिक्कतों को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही फोकस्ड वे में, बहुत ही तरीके से अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम हुआ उसे आप चुनाव प्रचार इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सीधे सीधे 2024 की बात अमित शाह ने उठाई है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों में सबसे प्रमुख जगह, प्रमुख स्थान उनका है। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी ये यात्रा आगे भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी, एक शुरुआत मानी जाएगी। 2024 में एक तरीके से उन्होंने शुरुआत की है। अभी तो प्रधानमंत्री के दौरे होंगे, मंत्रियों के दौरे होंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐसे हाथ से जाने नहीं देगी और इसीलिए ढेर सारे उसके पास बहुत सारे तीर कमान हैं
और उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी जमकर करेगी और बल्कि उसने करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आज के भाषण में अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बसपा और बाकी पार्टियों को इग्नोर किया है, उससे साफ है कि उनके सामने जिस तरह से समाजवादी पार्टी की चुनौती है उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसको इग्नोर करके उसकी चुनौती को एक तरह से लोगों के सामने ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जबकि सवाल है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक नया चुनावी अभियान चल रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो नए नए सवाल आ रहे हैं और जिस तरह के सवालों से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और वो मुद्दा बेरोजगारी और वो मुद्दा महंगाई का मुद्दा और इन सब से ऊपर जातीय अस्मिता का मुद्दा जिस तरह से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उठा रहे हैं, जिस तरह से जातीय जनगणना की बात शुरुआत हो गई है उत्तर प्रदेश में, तेज़ी से इस पर बहुत सारे दल एक साथ बोलने लगे हैं। तो ये जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का जो एक नया जो कह सकते हैं कि उनके अंदर नई चेतना जो आई है, वो चेतना भी अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती पैदा करेगी। और शायद इसीलिए सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला करके अमित शाह ये जताना चाहते हैं कि जिस तरह से सूरत में उनके ऊपर एक मुकदमा चला मोदी समाज को उनकी मानहानि करने का, तो उसी तरह से वो पिछड़ी जातियों का एक मुद्दा ये उस रूप में उठाना चाहते हैं कि मोदी जी के ऊपर इस तरह का एक एलिगेशन लगाया जा रहा है उनको, जो पिछड़ी जाति से आते हैं और इस तरह से। तो अब देखना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विक्टिम कार्ड है वो कितना भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाता है या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनता है। ये आने वाले भविष्य में इस पर चर्चा होगी। एक बात और अमित शाह के इस भाषण से साफ हो गया है कि अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश में मुफ्त अनाज दे रही है और उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर बन रहा है उसको वो बुरी तरह से भुलाना चाहते हैं। और इसीलिए आज भी उन्होंने इसकी चर्चा की और आने वाले सभी चुनावी मंचों से, सभी इसी तरह के सार्वजनिक समारोहों में ये बात की जाएगी। और आप यकीन मानिए ये सारे जो भी अभी कार्यक्रम आने वाले कुछ समय तक चलते रहेंगे, 6-7 महीना 8 महीना जो भी कार्यक्रम चलेगा, ये सब सरकारी समारोह के बहाने चुनाव प्रचार चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो सत्ता में होने का उसको लाभ भी है, और सत्ता में होने का लाभ यही है कि सरकारी मंच से इस तरह की बातें की जाए। सरकारी मंच से सियासत एक गलत बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गलत नहीं है। ये हम और आप समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीति को तय करने वाले सभी लोगों के दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि वो जो सरकारी योजनाएं हैं उसका जो लाभ पा रहे हैं जो लोग, उनको टारगेट करना चाहते हैं, उनसे वो वोट लेना चाहते हैं और इसीलिए अपने हर कार्यक्रम में वो उनकी चर्चा करेंगे। जो नई समस्याएं आ रही हैं, जो नए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, जो बेरोजगार अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जो पेंशन की मांग कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग बहुत तेज़ी से आगे उभर रही है, ये सारी मांगें वो इग्नोर करेंगे। इन सारी मांगों पर वो नज़र नहीं डालेंगे। इन सारी मांगों को पर कोई चर्चा नहीं करेंगे अपनी सभाओं में कि किस तरह से लोग समस्याओं से ग्रसित है, किस तरह से अलग अलग वर्गों के सामने, खासकर संविदा कर्मचारियों के सामने या जो निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो महंगाई का सामना कर रहे हैं या जो अपराध की वजह से जो पीड़ित और शिकार हो रहे हैं, या फिर दलितों की अस्मिता का सवाल है, पिछड़ों की अस्मिता का सवाल है, ये सारी बातें वो मंच से नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपनी बात करेंगे। उन्होंने जो योजनाएं बनाई हैं, उन्होंने जो योजनाएं लागू की हैं, उनकी वो बात करेंगे और इसी आधार पर वो चाहेंगे कि 2024 का चुनाव तय हो। और आपसे वो इसीलिए बार बार उन्हीं बातों को याद दिलाते हुए वोट की मांग करेंगे। ये आपको फैसला करना है कि आपका वोट किसको जाएगा। आप अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए आज से ही यह तय कर लीजिए कि आप अपने मन में मंथन करेंगे और आप वोट उन्हीं को देंगे जो सार्थक नतीजे दे। मैं बार बार इस बात की वकालत करता हूं कि आपके और हमारे पास जो एक वोट है वो बहुत कीमती है और उस वोट का इस्तेमाल बहुत ही होशियारी के साथ, बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। इस वीडियो को मैं समाप्त करूं इससे पहले मैं अमित शाह ने क्या कहा है कौशाम्बी में, वो पूरा वीडियो आपके सामने पेश है, उसके मुख्य हिस्से आपके सामने है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने
2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर आज सपा बसपा कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। 14 के बाद 17 के चुनाव में भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था। तब आया, तब रिकॉर्ड ब्रेक 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद 19 का चुनाव आया, उसमें भी आपने सपा बसपा कांग्रेस सब एकत्रित थे, सबको हराकर फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद 22 का चुनाव आया, योगी जी को फिर से आपने मुख्यमंत्री बनाया। अब यूपी वालों में पूछने आया हूं, अब 24 का चुनाव है, मुझे बताओ 24 में यूपी क्या करेगा? जरा जोर से बोलिए, क्या करेगा भाई? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी के जो नारे लगे ना, ये सिर्फ कौशाम्बी नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश देने वाले। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब विपक्ष की भी बात करना चाहता हूं। कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चलने नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। भाई ये कानून कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर इस कानून को बनाया। मनमोहन सिंह लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कानून सुधारना चाहते थे। राहुल जी ने उनको रोका। अहमदाबाद सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, राहुल जी की भी हुई। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर दी। मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करनी चाहिए क्या? अरे यहाँ खुला मैदान पड़ा है। राहुल बाबा, कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले दो हाथ करने के लिए तैयार। हम नहीं डरते, मगर देश के बाहर जाकर सार्वजनिक रूप से आप देश के लिए बुराई करते हो। किस प्रकार की राजनीति को आप भारत में लाना चाहते हैं और क्या समझते हैं आप? देश की जनता कुछ देखती नहीं है। देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा, इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। माताओं, भाइयों बहनों,
प्रधानमंत्री जी ने देश को सुरक्षित किया। प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के कल्याण में ढेर सारी योजनाएं बनाई। प्रधानमंत्री जी ने देश को समृद्ध किया। मोदी जी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया। और एक कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मित्रों, मैं आज कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, जितनी जितनी बार सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज किया है, जनता ने एक गालियों के कीचड़ के अंदर कमल को और मजबूत कर खिलाया है, और मजबूत कर। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है। आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नासुरों से घेर कर रखा था। मोदी जी ने जातिवाद भी समाप्त करा। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। उन्होंने परिवारवादी पार्टियों को भी हराया और उन्होंने तुष्टीकरण को भी समाप्त किया। और इसके कारण आप डरे हुए हो। मित्रों, यहां पर मैं जब उत्तर प्रदेश में आया हूं, तब उत्तर प्रदेश आज योगी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर चल पड़ा है। अभी अभी योगी जी ने बताया, राज्य में एक्सप्रेस वे का बड़ा झाला घूमने का काम किया है। और मोदी जी ने, क्योंकि वो भी कोसामी वालों आपके नजदीक से, वाराणसी से ही सांसद है, उन्होंने गरीब कल्याण की सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी मात्रा में जमीन पर उतारी है कि आज उत्तर प्रदेश के घर घर के अंदर गरीबी का उन्मूलन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अकेले उत्तर प्रदेश में 46 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया है। 2 करोड़ 61 लाख घरों में शौचालय बनाया गया। 1 करोड़ 75 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया गया। 10 लाख से ज्यादा रेहड़ी पट्टी वालों को स्वनिधि योजना का फायदा दिया गया। स्वामित्व योजना से 35 लाख परिवारों को उनकी सनद दे दी गई और 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को 52,000 करोड़ रुपया देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल से हर गरीब के घर में मुफ्त राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, सबसे बड़ी बात, हम सब चाहते थे कि अयोध्या में रामलला का मंदिर, जहां उनका जन्म बना था, वही हो। मगर एक कांग्रेस उनको लटका रही थी, सपा उनको भटका रही थी, बसपा उसको अटका रही थी। मोदी जी ने राम जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास किया और आप सब थोड़े समय में देख पाएंगे कि भगवान श्री राम अपने निज मंदिर के अंदर विराजमान होंगे। अयोध्या में मंदिर बनेगा। गोस्वामी वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है, ये हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो भाई, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? कश्मीर में से आतंकवाद समाप्त होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था?
एक कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, सारे के सारे 370 को संभाल कर रखे थे। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए हमारा